हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन। देखिए, जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने पॉइंट एस्टिमेटर, गुड पॉइंट एस्टिमेटर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर बात की थी। तो पहली प्रॉपर्टीज़ थी अनबाइजनेस, जिसके अंदर हमने जो है वो अनबाइज्ड या अनबाइजनेस्ड, उसमें हमने उसके प्रूफ भी देखे थे। आज बिल्कुल उसी तरीके से जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंसिस्टेंट, यानी आज का जो गुड पॉइंट एस्टिमेटर होता है, या कंसिस्टेंसी। कुछ किताबों में कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, कुछ में जो है वो कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। तो देखें, अगर पहले इसकी डेफिनेशन देखें, फिर उसको मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी किस तरह से चेक की जाती है। देखें, डेफिनेशन ये है कंसिस्टेंट की कि एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ द स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज एस्टिमेटर बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड एट द सैम्पल साइज इंक्रीजेस। और जो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन यानी जब एलिब्रेट वे में लिखना होता है तो फिर ये लिख देते हैं, फिर टेक्निकल डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या है कि लेट थीटा कैप यानी अलामती तौर पे आप ले रहे हैं, थीटा की जगह एक्स बार हो सकता है, एस स्क्वायर हो सकता है, पी कैप हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ एस्टिमेटर हो सकते हैं। तो ये थीटा कैप अलामती है। वो कहते हैं कि लेट थीटा कैप बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा कैप जो है थीटा का एस्टिमेटर होगा बेस्ड ऑन अ सैम्पल ऑफ साइज़ n, यानी सैम्पल साइज़ जो n होता है इसके ऊपर ये डिपेंड करती है। सबसे अहम ये प्रॉपर्टी है जो n के ऊपर बेस करती है। देन थीटा कैप इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। और दूसरी आसान सा एक उसके नीचे ये भी लिख दिया जाता है, ये जो देखें मैंने क्लाउड बनाया हुआ है, क्लाउड में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वेरिएंस ऑफ थीटा कैप ग्रेटर दैन यानी टेंस टू ज़ीरो हो जाए, अगर आप n की वैल्यू को एज n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी आप n की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हुए चले जाएं, यानी पहले आपने n की वैल्यू 25 रखी, फिर 30 रखी, फिर आपने 75 रखी, 200 रखी, 250 रखी, स्मॉल n यानी सैम्पल साइज़ की वैल्यू को जब आप इंक्रीज़ करते हुए चले जाएं और वेरिएंस ऑफ थीटा कैप ज़ीरो की तरफ चला जाए, यानी टेंस टू ज़ीरो की तरफ चला जाए, छोटा 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 और छोटा होता चला जाए। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि n डिवीज़न के अंदर होगा, यानी जितने भी फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज में अगर हम देखते हैं कि भाई अनबाइज्ड है या नहीं, अनबाइजनेस चेक कर ली, और फिर उसके बाद हम कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो इसका मतलब है कि उस फार्मूले के डिवीज़न के अंदर n होगा, तभी तो n बड़ा होगा, तभी तो वैल्यू डिवाइड होगी तो छोटा होता चला जाएगा। यानी डिवीज़न के अंदर सपोज़ करें जैसे आपके पास ये 6 है, इस 6 को आप जब 2 से डिवाइड करवाएंगे, ये समझ लीजिए स्मॉल n है, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन जब इसी 6 को आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप जो है वो यानी n स्मॉल n को आपने 2 रखा, फिर स्मॉल n को आपने 3 रखा, और इसी तरीके से 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करवाऊँ तो फिर क्या आएगा, और अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करवा दूँ तो क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न के अंदर जो है स्मॉल n जो मौजूद है वो क्या करेगा, जब इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा, यानी वेरिएंस ऑफ थीटा कैप स्मॉल होता चला जाएगा। तो वो पैरामीटर क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर देखें, इससे हमें क्या पता चला कि n टेंस टू इन्फिनिटी, इससे हमें क्या पता चला कि n को जो है वो n को ग्रेटर दैन यानी बड़ा होता चला जाए, n की वैल्यूज़ बड़ी होती चली जाएँ। तो इट शुड बी नोटेड दैट कंसिस्टेंसी इज़ अ लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे कहा n टेंस टू इन्फिनिटी तो वेरिएंस ऑफ थीटा कैप 0 होगा, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है? लार्ज सैम्पल की प्रॉपर्टी है ये कंसिस्टेंसी। दूसरी, अब एक और चीज़ हमने देखनी है, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी डेफिनेशन से हम ऑब्जर्व करते हैं वो कहते हैं आ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मे बी और मे नॉट बी अनबाइज्ड, यानी कोई एस्टिमेटर जो है वो अनबाइज्ड हो सकता है, कंसिस्टेंट है। तो अगर कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है तो मुमकिन है कि वो बाइज्ड भी हो सकता है, अनबाइज्ड भी हो सकता है। अब इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं। देखें, अगर एक्स बार है, एक्स बार का फार्मूला आपको पता है समीशन एक्स आई अपॉन एन, तो ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, यानी यहाँ सबको पता है कि एक्स बार किसके बराबर होता है? अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है एंड कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट भी है। फिर इसके बाद देखें, पी कैप जो है एक्स ओवर एन है, अनबाइज्ड है एंड कंसिस्टेंट है। फिर इधर देखिए एस स्क्वायर समीशन एक्स आई अपॉन एक्स बार डिवाइड बाई एन, यानी एन से डिवाइड हो रहा है। तो देखें, ये तो हमने देखा था कि ये बाइज्ड एस्टिमेटर है, ये बाइज्ड है बट कंसिस्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट भी है। क्यों? अब कंसिस्टेंट क्यों है? देखें, ये डिवीज़न में एन है, यहाँ पर भी डिवीज़न में एन है, यहाँ पर भी
डिवीज़न में n है। बस याद रखिएगा डिवीज़न में अगर n हो जाए तो आप n की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो अब उसका जब आप वेरिएंस लेंगे या स्टैंडर्ड एरर लेंगे तो वो वैल्यू छोटी होती चली जाती है, तो इसीलिए उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। इसके न्यूमेरिक एग्जांपल भी देखेंगे। अब सैम्पल मीडियन देखें, सैम्पल मीडियन जो होता है वो अनबाइज्ड होता है, यानी सैम्पल मीडियन का अगर आप फार्मूला अगर आपको याद हो, डिवीज़न के अंदर 2 होता है, उसमें आपके पास अनग्रुप के फार्मूले की बात करें या ग्रुप की बात करें तो उसमें डिवीज़न के अंदर क्या होता है 2 होता है, यानी हाफ कर देता है, लेकिन 2 की जगह हम 3, 4, 5, 6 नहीं रख सकते, तो वो सैम्पल मीडियन अनबाइज्ड होता है लेकिन नॉट कंसिस्टेंट। ये बात आप लोग जहन में रखेंगे कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है अगर किसी भी फार्मूले की, किसी भी एस्टिमेटर की, तो अगर डिवीज़न में n होगा और उस n की वैल्यू को ग्रेटर दैन बढ़ाते चले जाएंगे, टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो आंसर लेस होता जाएगा, यानी उसका वेरिएंस ऑफ थीटा कैप लेस होगा, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे चल के और इन्हें भी चेक करेंगे। अच्छा, अभी इधर देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार है इज इक्वल्स टू म्यू, आपको पता है कि ये अनबाइज्ड होता है। फिर इसके बाद क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, यानी अगर मैं इस एक्स बार के ऊपर जब वेरिएंस अप्लाई करता हूँ तो वो ये फार्मूला बन जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। ये हमने अनबाइज्ड की प्रॉपर्टी में किया है कि ये किस तरह से बनता है। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दूँ, यानी जब मैं इसके ऊपर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यानी एन की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे तो वो तो यहाँ पर भी लगेगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे n नीचे मौजूद है, जब n मौजूद है तो आपको पता है कि ये n इंक्रीज होगा तो ये जो आंसर आएगा डिवाइड होने के बाद ये स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए ये कंसिस्टेंट है। अब इसी तरह से आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, तो इसका मतलब पी कैप अनबाइज्ड हो गया। ये अनबाइज्ड है, कंसिस्टेंट है कौन, x बार। अब ये जो आपके पास पी कैप है, पी कैप अनबाइज्ड है, अब इसको देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। अब आपने यहाँ पर इसी के ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर दिया पी के ऊपर, पी आपको पता है कि पी कैप किसके बराबर होता है, x ओवर n के बराबर होता है। अब आपको पता है जब किसी चीज़ पर वेरिएंस अप्लाई होता है तो जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो स्क्वायर होकर बाहर निकलती है, वेरिएंस की प्रॉपर्टी है, n जो है वो स्क्वायर होकर बाहर निकला, वेरिएंस ऑफ x बन गया। अच्छा, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शन के अंदर आपको पता है कि जब p यूज़ होता है तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे होते हैं, हम बाइनोमियल पे जा रहे होते हैं, तो बाइनोमियल का मीन क्या होता है, np के बराबर होता है, और वेरिएंस क्या होता है, npq। तो अब हमने क्या वेरिएंस ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, npq, n से एक n कैंसिल हुआ तो सिंपल एक n बचा pq, तो यहाँ पे भी तो डिवीजन में n मौजूद है, यानी जब आपने उसके ऊपर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अप्लाई की और वेरिएंस अप्लाई किया तो उसके अंदर आंसर में नीचे डिवीजन में n आ जाए, तो अब मैं इस n को इंक्रीज़ करता हूँ, यानी अगर मैं इस n की वैल्यू को क्या करूँ, इंक्रीज़ करूँगा, तो ये जो वेरिएंस ऑफ पी कैप है क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ पी कैप टेंस टू 0 हो जाएगा। बस अगर कोई इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो वो कंसिस्टेंट क्या है, पी कैप। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर पहले एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर के बराबर आ जाए, और फिर उसके बाद उस पर वेरिएंस अप्लाई करें, तो अगर डिवीज़न के अंदर n मौजूद है तो ये खुद बता देता है कि ये पैरामीटर क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट है। जिस तरह आप n की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे उस तरह आंसर जो है वेरिएंस या स्टैंडर्ड एरर कह दीजिए या वेरिएंस ऑफ एक्स बार कह दीजिए वो कम होता चला जाए, या वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर कह दीजिए वो कम होता चला जाए, तो उसे कहते हैं ये कंसिस्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो प्रेम एहसान साहब ने अपनी बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि द मीन wage of per hour for all 5,000 employees who work at the large company is 17.50, यानी मेन वेज है ये पर आवर्स की $17.50, एक घंटे के अंदर जो उनकी एवरेज सैलरी है वो ये बनती है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ $2.90। लेट x बी द मीन वेज पर आवर फॉर अ रैंडम सैम्पल, देखें तो रैंडम सैम्पल की बात हो गई है, ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। वो कहते हैं फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार फॉर अ सैम्पल साइज ऑफ। अब ये n आपको स्मॉल n उसने 30 दिया हुआ, कहता है जब आप जो है वो 30 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 75 रखेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा तो रखेंगे तो क्या आएगा। अब आपको एक बात तो पता है कि म्यू ऑफ x बार, यानी सॉल्यूशन अगर आप करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन पहले मैं a के लिए करता हूँ, ये सॉल्यूशन a के लिए कर रहा हूँ। देखें आपको ये तो पता है ना कि म्यू ऑफ x बार किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। यहाँ म्यू आपको कितना गिवन है, 17.50,
तो ये तो आपने मालूम कर लिया, म्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर है भाई, 17.50 डॉलर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उन्होंने डॉलर इधर लिखा हुआ है, हम डॉलर को इधर लिख देते हैं। तो भाई बी के लिए भी यही होगा, म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के बराबर है, वो भी कितना है 17.50 डॉलर। इसी तरह से सी के लिए भी यही होगा, तीनों के लिए तो म्यू ऑफ एक्स बार बराबर है। ये तो नंबर चेंज करते रहें, जब आप एन चेंज करें तो म्यू ऑफ एक्स बार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एक्स बार के होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये तो आपको गिवन है, ये भी 17.50 डॉलर हो गया। अच्छा अब हमें जो चेक करना है वो हमें चेक करना है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स बार के अंदर जब हम n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, यानी n 30 हो, 75 हो, 200 हो, तो क्या आंसर चेंज होता है? अगर वो कम होता चला जाता है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स बार इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो अब हम इसके ए पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बी पार्ट का यहाँ करेंगे, सी का यहाँ करेंगे। क्या आपको ये पता नहीं है कि वेरिएंस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स बार, जैसे अभी हमने यूँ लिखा था, वेरिएंस ऑफ एक्स बार। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार तो पता है ना आपको, किसके बराबर होता है भाई? वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है? डिवीजन के अंदर क्या होता है? अंडर रूट एन होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ हुआ है तो इसलिए 2.90, यहाँ पर तो आपने 2.90 रखा, और अंडर रूट के अंदर क्या रखेंगे आप देखें, मैंने कहा था कि अगर डिवीजन के अंदर n मौजूद है और वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है आंसर कम होता चला जाएगा, उसी को कंसिस्टेंट कहते हैं। 30 रखिए, क्या आंसर आता है? यहाँ पर आप देखें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ये डिवाइड कराने के बाद आ रहा है 5.29 डॉलर, 5.29 डॉलर। अब हम यहाँ कर लेते हैं यही वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा एक्स बार डिवीजन के अंदर अंडर रूट एन। तो देखें यहाँ तो ये 2.9 डॉलर ही रहेगा, और अंडर रूट यहाँ पे एन आपके पास कितना है? 75 रख दीजिए। तो देखें इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.33 डॉलर, 0.335। अब हम सी पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सी में क्या होगा भाई? वेरिएंस ऑफ एक्स बार, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स बार, और आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट एन। तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये भी आपको पता है कि ये आपके पास हो गया 2.90 और डिवीज़न के अंदर क्या है? 200। तो अब देखें आपके पास इसमें क्या आ जाएगा, यानी ये जो आपके पास जो है बहुत आसानी से आपको वेरिएंस ऑफ एक्स बार नहीं, ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिर्फ वेरिएंस ऑफ एक्स है ये, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपको गिवन है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार है। यानी आपके पास ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है ये बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, या बार गलती से लग गया था, अंडर रूट एन, इसके बराबर होता है। बस इसको चेक करना है, डिवीज़न के अंदर एन मौजूद है और आप इसको निकालते चले जाएं। तो देखें इसका आंसर कम हो जाएगा, इसका आंसर और कितना हो गया? इसका आंसर हो गया आपके पास 0.205 डॉलर। तो देखें ये जब मैं n की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ, देखें 5.29 से ये 0.33 हुआ, फिर इससे जब मैंने n बड़ा किया तो 0.20 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x बार है इसके अंदर ये क्या है? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है।